अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। इस कोर्स के रिलेटेड जितने भी आउटलाइंस होंगी वो आपसे शेयर कर दी जाएंगी और आप उस आउटलाइन को पढ़ने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को, विच इज़ फोर्सेस। तो फोर्सेस में आज हम टॉपिक नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। इसको स्टार्ट करने से पहले चंद एक बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फिज़िक्स के पेपर में एक आपके पास टॉपिक होता है और एक आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और एक आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। तो इस कोर्स में भी आपके पास सेम सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे मैंने उन्हें भी क्वेश्चंस का रंग दिया हुआ है, वो इस वजह से ताकि आपको समझ आ सके कि अगर टॉपिक को वो एज अ क्वेश्चन पूछे तो वो किस तरह से पूछेगा। तो इस टॉपिक का जैसे नाम था रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, तो मैंने इसे चेंज कर दिया क्वेश्चन में फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। और भी इस क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं इस क्वेश्चन को वाइंड अप करने के बाद लास्ट में आपको बताऊंगा। तो अब हम इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। तो टॉपिक का जैसे आपको नाम ऑलरेडी मालूम हो चुका है, which is find the resultant of two forces acting on a point। जी, आपने किसी पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। तो उसके लिए ये स्टेटमेंट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये स्टेटमेंट आपने खुद याद रखनी है। तो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख दिए ताकि मैं आपको एक स्टार्टअप दे सकूं। आपने पेपर में स्टेटमेंट को भी याद रखना है। तो आपके पास स्टेटमेंट है लेट F1 and F2 be the two forces acting at a point O। कि जैसे उसने हमें देखें टॉपिक की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दो फोर्सेस लेनी होंगी और एक पॉइंट लेना होगा। मैंने उन दो फोर्सेस को नाम दे दिया है F1 और F2 का, और पॉइंट को नाम दे दिया है O का जी। तो लेट F1 and F2 be the two forces acting at a point O। कि मेरे पास कोई पॉइंट O है जिस पे कोई फोर्स F1 एक्ट कर रही है, और ये मैंने इसको नाम दे दिया A का। इसी तरह मेरे पास कोई फोर्स F2 है विच इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन पॉइंट O। अब इसकी डायरेक्शन आपने, इस फोर्स की डायरेक्शन आपने उस तरफ लगानी है और इस फोर्स की डायरेक्शन आपने अपवर्ड लगानी है। अब अगर मैं इसके डायगोनली कंप्लीट करूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। आगे वो क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। F1 और F2 के दरमियान जो एंगल बनने वाला है वो क्या है, अल्फा है। और लेट R बी द रिजल्टेंट विच मेक्स एन एंगल थीटा विद F1। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, R होगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज रिजल्टेंट R, जो कि F1 के साथ एंगल क्या बना रहा है जी, थीटा बना रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमने डायग्राम बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। नाउ अब इस टॉपिक में आपने टोटल 3 बातें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपने मैग्नीट्यूड या जिसे हम रिजल्टेंट कहते हैं वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम मालूम करेंगे डायरेक्शन को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस को। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जी। इसको फाइंड करने के लिए वी नो दैट R इज इक्वल टू, हमारे पास जो R है ये किसके इक्वल है, F1 प्लस F2 के। नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद R ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा R dot R is equal to F1 plus F2 dot F1 plus F2। Now R dot R which is equal to R square। तो जब आप स्केयर लिखें तो फिर आपको एरोज ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू अब F1 डॉट F1 विच इज इक्वल टू F1 स्केयर
प्लस F1 डॉट F2 विच इज इक्वल टू F1 डॉट F2 प्लस F2 डॉट F1 विच इज इक्वल टू F2 डॉट F1 प्लस F2 डॉट F2 विच इज इक्वल टू F2 स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन जिस तरह से हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं वही मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे कर दिया। नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस वी नो डैट कि दो फोर्सेस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है जी, U डॉट V इज इक्वल टू U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, F1 F2 कॉज ऑफ, अब F1 और F2 के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है जी, हमने यहाँ ऊपर बताया है कि अल्फा एंगल है बिटवीन F1 एंड F2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा F2 F1 cos of alpha plus F2 square. Now with a simple calculation we will get F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of alpha. Now अब आप क्या करें, ये स्क्वायर आपके पास, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं जी, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos of alpha which is the required resultant or magnitude. Now अब हम मालूम करेंगे डायरेक्शन को, तो आपके पास आ जाएगी जी डायरेक्शन मालूम करने के लिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम डायरेक्शन मालूम करने वाले हैं जी, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे F1 के साथ। जी हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि सर F2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो सर ने F1 से ही सिर्फ क्यों किया, देखने में तो F1 और F2 दोनों फोर्सेज है ना, तो हम F2 के साथ क्यों नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लेट R बी द रिजल्टेंट विच मेक्स एन एंगल थीटा विद F1, कि R एक ऐसा रिजल्टेंट है जो कि एंगल थीटा बना रहा है F1 के साथ, ये F2 के साथ नहीं बना रहा। तो सिर्फ यही वजह है कि हमने डॉट प्रोडक्ट किससे लिया है, F1 के साथ लिया। तो आपके पास आ जाएगा जी टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद F1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी F1 डॉट R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डॉट F1। नाउ अब F1 डॉट R आपके पास क्या आ जाएगा जी, F1 और cos of theta because theta is the angle between F1 and R, and now F1 dot F1 which is F1 square plus F2 dot F1 से नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लेते हैं, cos of theta is equal to F1 square plus F2 dot F1 which is equal to F2 F1 cos of alpha. Now हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि F1 इस पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एक्सप्रेशन है, कॉमन फोर्स है, तो डिवाइडिंग F1 on both sides we will get or cos theta is equal to F1 plus F2 cos of alpha. This is your equation number 3. Now अब हमने अगर डॉट प्रोडक्ट लिया है तो यकीनन हमें साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना होगा। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद F1 फोर्स, सो आपके पास आ जाएगा F1 क्रॉस R इक्वल टू F1 प्लस F2, और इसका आप लोग क्या ले लेंगे जी, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे F1 के साथ एंड मैग्नीट्यूड। यू नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या लेना पड़ता है जी, साथ में मैग्नीट्यूड हम जरूर कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा जी F1 क्रॉस विच इज इक्वल टू F1 R, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है जी, साइन ऑफ
थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन आता है, इज इक्वल टू F1 क्रॉस F1 प्लस F2 क्रॉस F1। जी वी नो डैट, जी हम क्या जानते हैं कि F1 क्रॉस F1, अगर दो सेम फोर्सेस का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा आपके पास क्या आता है जी, जीरो के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि F1 क्रॉस F1 हमारे पास क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो हमारे पास आ जाएगा F2 F1 साइन ऑफ अल्फा। नाउ हमें नजर आ रहा है कि F1 इन दोनों में कॉमन फोर्स है, सो बाय डिवाइडिंग F1 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग F1 on both sides, we will get sin theta is equal to F2 sin of alpha। बट हमारा मकसद यहाँ पे इनको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है, सॉल्व आउट करना नहीं है, बल्कि हमारा यहाँ पे मेन मकसद है डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू F2 sin ऑफ अल्फा डिवाइड F1 प्लस F2 cos ऑफ अल्फा। R और R आपस में कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड F2 sin ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos ऑफ अल्फा। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, ये टेंजेंट है यहाँ पे, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स F2 sin ऑफ अल्फा एंड F1 प्लस F2 cos ऑफ अल्फा। जी तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। जी तो स्पेशल केसेस में नंबर 1 हमारे पास केस है जी, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 R इज इक्वल टू, हम रिजल्टेंट पे चेक करेंगे ये केसेस को, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos of alpha। Now R is maximum when cos alpha is maximum, that is cos alpha is equal to 1 or alpha is equal to 0। जी अल्फा इज इक्वल टू 0 किस तरह से आया कि अगर cos क्या होगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो क्या होगा, cos इनवर्स 1, और वी नो दैट cos इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है जी, वो 0 के इक्वल होता है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन R वी विल गेट R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos of 0 and which is equal to F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2। we know that cos 0 is equal to क्या होता है, 1 होता है, और 1 जब 2 F1 F2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें देगा 2 F1 F2 which is equal to, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी, किसका फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab का फार्मूला बन चुका है which is equal to F1 प्लस F2 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर के रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा which is equal to your रिजल्टेंट।
नाउ केस नंबर 2 है R is minimum when cos alpha is minimum. That is cos alpha is equal to -1, which implies alpha is equal to pi. As we know that cos inverse -1 is equal to pi. Now putting the value of alpha in the resultant, we will get R is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos of pi. Now what is the value of cos of pi? ये तो स्टूडेंट्स बताए ना, cos of pi की क्या वैल्यू होती है? जी cos pi की वैल्यू होती है -1 and plus multiplied by minus, which is equal to minus. So -2 f1 and f2. This is equal to a square plus b square minus 2ab, and which is a minus b whole square. और स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू f1 माइनस f2, विच इज अ रिक्वायर्ड केस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे आपके लिए एक होम टास्क है. और होम टास्क क्योंकि मैंने आखिर में इसीलिए बताया था कि आप जो है वो वीडियोस को कंप्लीट देखें और लेक्चर को कंप्लीटली देखें. ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स की तरह आप वीडियोस को दरमियान से ना छोड़ के जाएं, या आप लोग वीडियो को स्टार्ट ही ना करें. तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके मिड टर्म का हिस्सा है. और आप जितने भी होम टास्क करेंगे, आपके असेशनल नंबर उतने ही ज़्यादा आएंगे. जितनी भी आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे, आपके असेशनल मार्क्स उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे, और मे भी आपको मिड टर्म में भी नुकसान हो. तो इसलिए लेक्चर्स को फॉलो करें, लेक्चर्स को रोज़ देखें, जो भी लेक्चर आपका हो उसे प्रिपेयर करें, और साथ साथ उसके हैंडआउट्स बनाएं. यहाँ पे आपने एक होम टास्क करना है. मैंने यहाँ पे 2 केसेस को डिस्कस किया है, मैक्सिमम और मिनिमम को. आपने मज़ीद इसके 4 केसेस को डिस्कस करना है, और मुझे वो होम टास्क बना के आपने सेंड करना है. होम टास्क बनाने का तरीका आपको ऑलरेडी मालूम है. अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे. इस टॉपिक के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.